असम में सरकार की तरफ से इमामों और मदरसों के रजिस्ट्रेशन के निर्देश के बाद मुसलमानों के कुछ हलकों में थोड़ी बेचैनी नजर आई। असम सरकार ने इस कदम को उठाने की वजहें भी बताई हैं। अब मुआशरे को गौर करना है कि जो कदम उठाए गए हैं वो उनके और मुल्क के फायदे में हैं या नहीं। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। असम में इमामों के रजिस्ट्रेशन का लोगों ने किया स्वागत। मदरसों के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाने में नहीं है कोई हर्ज। मजहब के नाम पर गुमराह करने वालों से रहें सतर्क। देश की सुरक्षा सभी की होनी चाहिए जिम्मेदारी। कश्मीर की 2 सहेलियों ने कचरे से बनाई सड़क। पुलिस के मुताबिक असम में पिछले चंद महीनों के दौरान अल-कायदा और बांग्लादेश के दहशतगर्द तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुकात के इल्जाम में 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद सरकार ने इमामों और मदरसों के रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया है। वजह यह है कि गिरफ्तार हुए लोगों में स्लीपर सेल और मदरसे के कुछ उस्ताद और मस्जिदों के इमाम भी शामिल थे। जिहादी तंजीमों के चंद मदरसों के लोगों से जुड़े होने के तफसीलात से डीजीपी भास्कर ज्योति महंता के साथ स्पेशल ब्रांच के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हिरेंद्र चंद्रनाथ ने ऑल असम तंजीम मदारिस कौमिया के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल कादिर कासमी को आगाह करा दिया था। यह ऑर्गेनाइजेशन सूबे में ज़्यादातर निजी मदरसे चलाती है, इसलिए असम सरकार ने एहतियाती तौर पर तमाम मदारिस की डायरेक्टरी बनाने का भी ऐलान किया है। अफसरों का खुद भी ये कहना है कि ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि असम में भी बहुत से गैर रजिस्टर्ड मदरसे हैं। अफसरों का कहना है कि उनका मकसद जिहादियों को मदरसों में अपनी पकड़ बनाने से रोकना है। असम एक ऐसा सूबा है जहां हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। उनकी मौजूदा हैसियत, उनकी तालीम और उनके कारोबार को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हुकूमत तामीरी कदम उठा रही है। वहाँ के समझदार और पढ़े लिखे लोग इसे एक अच्छी पहल की तरह देख रहे हैं। अगर हम असम में मदरसों और उनमें पढ़ने वाले बच्चों पर नज़र डालें तो मदरसों की तादाद हज़ारों तक पहुँचेगी और इनमें तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 1 लाख से कहीं ज़्यादा होगी। इन मदरसों को चलाने के लिए 1955 में ऑल असम तंजीम मदारिस कौमिया कायम की गई थी। 1982 में इसको तंजीम बोर्ड का नाम दिया गया। मेघालय और नागालैंड के मदरसे भी इसी के अंडर आते थे, लेकिन बाद में इसकी सरगर्मियां असम तक महदूद रह गईं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हाफिज रशीद अहमद चौधरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। उनका कहना है कि मदरसों की सरगर्मियां और उनके कामों की देखरेख के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने में कोई हर्ज नहीं है। असम एक सरहदी सूबा है और हिंदुस्तान सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाई से मुतासिर होता रहा है। अभी हाल ही में असम में ऐसे 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पूछताछ से पुलिस अल-कायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है। गिरफ्तार किया गया एक शख्स मदारिस का उस्ताद भी है। चुनाचे अब हिंदुस्तान के मुस्लिम रहनुमा और आलिम भी महसूस करने लगे हैं कि मुसलमानों को खुद को ऐसी साजिशों से बचाना चाहिए जो इस्लाम की गलत समझ के चलते लोगों को गुमराह कर रहे हैं और मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर अख्तरुल वासे का कहना है कि असम में जो कुछ भी हो रहा है उससे निपटने का बेहतर तरीका यह है कि असम सरकार एक एडवाइजरी ग्रुप कायम करे और उसमें मौलाना बदरुद्दीन जैसे लीडरों को शामिल किया जाए जो ऐसे मामलों की तह तक पहुंच सके। हालांकि असम सरकार ने एक सब कमेटी ग्रुप का गठन किया है जिसमें असम के स्थानीय मुस्लिम मेंबर हैं। ये ग्रुप सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप चुका है। इंटरनेशनल सूफी कारवा के लीडर मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई ने कहा कि असम सरहदी इलाका है। अगर कुछ लोग बहका रहे हैं तो उनसे मुकामी मुसलमानों को होशियार रहने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ असम के ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट के लीडर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि हुकूमत जो भी एहतियाती कदम उठा रही है वो उनके हक़ में है और मस्जिदों के इमामों और मदरसों के उस्तादों की तस्दीक की वो हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सियासी नहीं होना चाहिए और वो चीफ मिनिस्टर के ऐलान का स्वागत करते हैं।
जिस तरह दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क को अलग अलग मसले का सामना करना पड़ रहा है, उसी तरह हिंदुस्तान को भी दहशतगर्दी से लड़ना पड़ रहा है और सरहद पार से उनकी घुसपैठ का खतरा रहता है। इसलिए सरकारें अगर समझदारी का कोई भी कदम उठाती हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए, और अगर अपने बीच गलत और काबिले एतराज़ लोग पाए जाते हैं तो उनकी पहचान करके उन्हें अपने से अलग कर लेना चाहिए। माशरे को बदनामी से बचाने का यही एक रास्ता है। इसी के साथ पुलिस और इंतज़ामिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके हाथों कोई बेकसूर निशाना ना बन जाए। मीडिया भी इस तरह के मामलों में अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। मजहबी लीडरों की जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि वो इबादतगाहों से अक़ीदतमंदों को इस तरह के ख़तरे से आगाह कराते हैं। ये एक अच्छी बात है कि पिछले दिनों ये देखने में आया है कि मुस्लिम रहनुमाओं और आलिमों ने इस तरफ काफ़ी तवज्जो दी है। वो मुस्लिम कम्युनिटी को समझाते रहे हैं कि ख़ुद को गलत सोच रखने वालों और बेफजूल जज्बातों को भड़काने वाले लोगों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इसी में हम सब की भलाई है। कश्मीर की बेनित उल इस्लाम और शबनम मसूद ने बचपन में जिस समस्या का सामना किया उसका ही समाधान निकाल लिया। उत्तरी कश्मीर की इन दो सिविल इंजीनियरों को पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है। बायोमेडिकल वेस्ट से सड़कों के निर्माण के लिए एक वैकल्पिक तरीका प्रस्तावित करने पर वो फिलहाल नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। उन्होंने बताया ये विचार न केवल सड़कों को किफ़ायती बनाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट को निपटाने का सबसे सुरक्षित तरीका भी साबित होगा, क्योंकि देश में रोज़ाना 146 टन मेडिकल कचरा निकल रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण में बायोमेडिकल वेस्ट का उपयोग बर्फीले क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए सबसे अच्छी और बेहतरीन कदमों में से एक है, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ के कारण सड़कें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। ये बात बचपन से ही हमेशा उनके दिमाग में रहती थी, इसलिए उनका समाधान निकालने के बारे में उन्होंने सोचा। इन दोनों सहेलियों की रिसर्च के बाद ये नतीजा सामने आया है कि बायोमेडिकल वेस्ट का इस्तेमाल करके जो सड़कें बनेंगी वो सस्ती होने के साथ सर्दियों के बर्फ़ में टिकाऊ भी साबित होंगी। हाल ही में AICTI द्वारा किए गए सम्मेलन में उनके इस आइडिया को मोस्ट इनोवेटिव पाया गया और दोनों सहेलियों को बतौर रिसर्चर्स सम्मानित किया गया। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आदाब।